नमस्कार साथियों, मैं जैनब शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एमपीपीएससी 2019 के मेंस में, एमपीपीएससी 2020 के मेंस में तथा एमपीपीएससी 2020 के प्री में यूनिट 7 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के इस टॉपिक का अगर हम बात करें, इस टॉपिक के बारे में आगे बढ़ने से पहले अगर हम इसमें बात करें तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस पर भारत अभी करंट में या मध्य प्रदेश अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है और ये इतिहास से लेकर आज तक बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहा है हमारे आपके दैनिक जीवन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि आज हम किस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उस टॉपिक के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे और सबसे बड़ी बात कि उस टॉपिक को हम कौन कौन से फैक्ट और कौन कौन से हेडिंग्स के साथ कंप्लीट करेंगे। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में उसकी परिभाषा, उसका इतिहास का सिनेरियो, उसके महत्व और उनके प्रकार के बारे में, और उसके अलावा हम देखेंगे कि हम इस टॉपिक को किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे और इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यदि आगे बढ़ने से पहले यदि आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका रीजन ये है कि ये जो टॉपिक है इसकी 3 या 4 क्लासेस आएंगी और कंटिन्यू ये क्लासेस आपके लिए रहेंगी यूट्यूब पे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी और इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो आपको सिर्फ रक्षा एकेडमी के ऐप पे मिलेंगे। तो अब बहुत सारी इन सब सारी चीजों के बाद आगे बढ़ते हैं और टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक आज हम इतना महत्वपूर्ण है जिसे पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में अगर हम बात करें तो आज का जो टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे सस्पेंस हटाते हुए बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग। खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग ये एक ऐसा टॉपिक, ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एमपीपीएससी मेंस प्री में दोनों जगह ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और करंट में अगर बात की जाए वर्तमान में तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो भारत हो, दोनों जगह इस पे बहुत ज्यादा कार्य किए जा रहे हैं, कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं, नीतियां लाई जा रही हैं और इस पे प्रयास किए जा रहे हैं। तो उन्हीं सारी चीजों पे चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये एमपीपीएससी 2020 के प्री में भी है और मेंस में भी है। उसके अलावा एमपीपीएससी 2019 के मेंस में भी ये टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं इस टॉपिक को कवर कराऊंगा तो मैं आपको इन तीनों डायमेंशंस, मतलब प्री 2020, प्री मेंस 2020 और मेंस 2019, तीनों डायमेंशंस को लेकर, तीनों पेपर के सिनेरियो को लेकर 3 या 4 क्लास में इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। इसमें मैं प्रयास करूंगा कि कोई भी ऐसा फैक्ट या कोई भी ऐसी चीजें बिल्कुल ना छूटे जिससे आपके पेपर में अगर वो क्वेश्चंस बने तो आपसे बनना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं कि इस फूड प्रोसेसिंग में हम रोड मैप क्या होगा, हम किस प्रकार से इन तीनों चीजों को कवर करेंगे, उसके लिए हम कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिकों पर विचार करेंगे और पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे अगर बात करें तो जो हमारे टॉपिक का रोड मैप है, जैसे जब भी मैं कोई नया टॉपिक पढ़ाता हूं तो उसका एक रोड मैप बताता हूं कि हम उस टॉपिक को किस किस प्रकार से पढ़ेंगे, कितने उसमें कौन कौन सी चीजें और कितनी सारे सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। तो यही सारी चीजें हैं जिन पर हम विचार करेंगे और पढ़ेंगे। और लास्ट में जाते जाते मैं खाद्य प्रसंस्करण में जो आज जितना पढ़ाऊंगा उसके 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देकर भी जाऊंगा मेंस के अकॉर्डिंग, कि आप उसको लिखकर देखिए और पेपर में भेजिए। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भेजिए और
उसको में हम विचार करेंगे या फिर हम उसमें क्या करेंगे, उस पर जो भी रिव्यू देना होगा हमारी जो रक्षा एकेडमी की टीम है वो उसमें रिव्यू देंगी। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आज की क्लास का जो रोड मैप होगा, मतलब खाद्य प्रसंस्करण की जो 3-4 क्लासेस होंगी उनमें हम क्या क्या और किस टर्म से पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आपको जब ये पता रहेगा तो आप घर पर भी बैठ के जितना मैं पढ़ा दूंगा उसके आगे का आप पढ़ोगे और फिर जब हम क्लास में जुड़ेंगे तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो वही सारी चीजें हैं। तो रोड मैप क्या है कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है। आखिर खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण में क्या होता है, क्यों इतना ये जरूरी है। फिर उसके बाद हम जानेंगे खाद्य प्रसंस्करण के प्रकार कि खाद्य प्रसंस्करण कितने प्रकार का होता है। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण का महत्व कि इतना जरूरी, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक ये क्यों है और भारत और मध्य प्रदेश इस पे या अन्य राज्य इस पे इतने प्रयास और इतनी चीजें क्यों कर रहे हैं, इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं। उसके अलावा इसमें हम ये भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन से ये खाद्य प्रसंस्करण क्यों जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम बहुत सारे सिनेरियो देखेंगे, औद्योगिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है, घरेलू रूप से क्यों महत्वपूर्ण है, सारी चीजों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। उसके बाद स्थानों का निर्धारण फिर आता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें स्थान बनाते हैं, उसके भी निर्धारण के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हम ये जो मेगा फूड पार्क बनाएंगे, संस्थाएं बनाते हैं, तो उसके लिए फूड प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है। उसके बाद भारत में अब बात आ जाती है, जब हमने यहां पर ये सारी चीजों को समझ लिया कि ये क्या क्या बातें हो गई, किस तरीके से हो गया, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत में संभावनाएं कौन कौन सी हैं, उन संभावनाओं को जानेंगे। संभावनाओं को जानने के बाद भारत में जो फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या चुनौतियां आती हैं, उन सारी चुनौतियों के बारे में समझेंगे। भारत ने फूड प्रोसेसिंग में कौन कौन से प्रयास किए हैं, उन प्रयास के बारे में जानेंगे। प्रयास के बाद भारत में फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई, कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, मेगा फूड पार्क बनाया गया है तो वो क्या होता है और कहां कहां पर लगाया गया है महत्वपूर्ण मेगा फूड पार्क। तो ये हो गई भारत के बारे में कि भारत में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, कैसे प्रयास करना है, योजनाएं क्या हैं, संस्थाएं क्या है या मेगा फूड पार्क क्या है, और मेगा फूड पार्क के लिए स्थानों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद अब जब भारत की बात हो गई, हमने ये जान लिया कि फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, उसके बाद हमने ये जान लिया कि भारत उसमें क्या क्या काम कर रहा है। तो अब भारत के बाद हम कहां पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के बारे में। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप भारत तक ही सीमित रहोगे, उसके आगे नहीं जाओगे। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश में के स्टेट पीएससी की बात करोगे तो उसमें आपको किसमें जाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि आखिर मध्य प्रदेश ने खाद्य प्रसंस्करण के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं और अभी वर्तमान में उसकी कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो अब अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाई गई थी, उस नीति के बारे में पढ़ेंगे कि क्या ऐसे फैक्ट हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो उस नीति में मध्य प्रदेश ने रखी हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मेगा फूड पार्क के बारे में कि मध्य प्रदेश में जो फूड पार्क लगाए गए हैं वो कहां कहां पे लगाए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर आगे बढ़कर हम अन्य कोई फैक्ट अगर रह जाते हैं प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये क्लास आपके एमपीपीएससी प्री, एमपीपीएससी मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक ही क्लास में दोनों के सिनेरियो को लेकर चलूंगा और कंप्लीट कराऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने रोड मैप देख लिया कि क्या क्या रोड मैप हो सकता है इसका। तो इसका रोड मैप आपको पता है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, परिभाषा, प्रकार, महत्व, स्थानों का निर्धारण। फिर हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे, भारत की संभावनाएं, चुनौतियां, प्रयास, योजना, संस्थाएं, मेगा फूड पार्क। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मध्य प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण में मध्य प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण की नीतियां, और नीतियों के साथ फिर मेगा फूड पार्क और अन्य कोई भी फैक्ट अगर रह जाते हैं इसके अलावा तो उन पे भी विचार करेंगे और पढ़ेंगे। मतलब ये क्लास आपकी 3 से 4 क्लास में कंप्लीट होगी और इसकी जो क्लासेस रहेंगी ये एक ऑन टाइम शाम को 8 बजे आपको मिलेंगी लगातार 3 दिन। किसके रूप में, फूड पार्क के
रूप में। बाकी जो मेरी क्लास कंटिन्यू यूट्यूब पे चलती हैं वो चलती रहेंगी। जैसे शाम को 4 बजे आपकी क्या आती है, विविध बाई मैप, और उसके पहले सुबह 9 बजे आती थी करंट अफेयर। तो वो इंदौर जाने की वजह से, इंदौर शिफ्टिंग की वजह से भी रोक दी गई है। जैसे हम इंदौर पहुंचेंगे तो उस पर फिर हम कंटिन्यू वर्क करने लगेंगे। आपकी क्लासेस करंट अफेयर की ऐप पर अपडेट होना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा ये स्पेशल क्लास है, विशिष्ट क्लास है, ये शाम को 8 बजे आपके लिए मिलेगी लगातार 3 से 4 दिन, जब तक कि आपके जितना पूरा रोड मैप है वो पूरा का पूरा कंप्लीट अच्छे से नहीं हो जाता है। अब दूसरी बात ये आती है कि आज के इस फूड प्रोसेसिंग वाले क्लास में हम कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे और कितना पढ़ेंगे अपने रोड मैप का। तो आज की जो क्लास होगी, इस क्लास में हम बात करेंगे किसकी परिभाषा के बाद फूड प्रोसेसिंग के प्रकार की, और अगर समय बचता है तो उसके महत्व का। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में वहां तक जहां तक हो जाएगा, उसके बाद आगे का नेक्स्ट क्लास में वहां से जहां तक हो जाएगा। तो इस क्रम में अपनी फूड प्रोसेसिंग की क्लास को कंप्लीट करेंगे। अब चलते हैं अपने क्लास की तरफ। सारी चीजें समझा दी कि किस तरीके से पढ़ना है, कब क्लास आएगी, क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है और कितने हैं। तो यदि आप फूड प्रोसेसिंग के नोट्स बना रहे हो तो इन सारी फैक्टों को भी ध्यान में रखना, क्योंकि आपका जो एमपीपीएससी है वो अनप्रेडिक्टेबल है। उसमें कुछ भी हो सकता है और कैसे भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अन्य राज्यों की बात की जाए, यूपीएससी की बात की जाए, तो उन पर इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सवाल उठाया गया है, पूछा गया है। तो उन्हीं सवालों और उनको देखते हुए मैंने यहां पर इन सभी टॉपिकों को कवर किया है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आए हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे लिए जो खाद्य प्रसंस्करण है, उस खाद्य प्रसंस्करण को हम इतिहास में देखें तो कैसे होता है। तो यदि बात की जाए तो प्रागैतिहासिक काल से ही हम खाद्य प्रसंस्करण के प्रोसेस को अपनाते आ रहे हैं। आपने देखा होगा सिंधु घाटी, जब सिंधु सभ्यता थी तो उसमें भी हम किसका प्रयोग करते थे, नमक का प्रयोग करते थे खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने के लिए। आपने उसका देखा, ये पढ़ा होगा सिंधु सभ्यता में। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता था कि जब भी कोई सैनिक युद्ध लड़ने जाते थे, जब दो राज्यों के बीच में या दो साम्राज्यों के बीच में युद्ध होता था, तो उन युद्ध के समय क्या होता था कि सैनिक जाते थे। अब अगर युद्ध के समय सैनिक जा रहे हैं तो क्या वो अपने साथ, एक सोचने वाला बात है कि क्या वो अपने साथ जहां पर युद्ध लड़ने जा रहे हैं वहां पर वो क्या खेती करेंगे, क्या कृषि करेंगे खाना बनाने के लिए, खाने को उत्पादन करने के लिए? नहीं, वो तो युद्ध लड़ेंगे। और अगर वो युद्ध लड़ते हैं तो उस समय क्या वो अपने साथ किसानों को लेकर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो वो क्या करते थे, वो अपने साथ खाद्य सामग्री लेकर जाते थे। अब खाद्य सामग्री क्या है कि यदि हमारे पास कच्चा माल है तो वो लंबे समय तक नहीं चल सकता। जैसे अगर मैं दूध की बात करूं, दूध भी तो कृषि के उसमें आता है और दूध हमारे लिए जरूरी भी है। अगर मैं दूध की बात करता हूं तो दूध को क्या हम लंबे समय के लिए आगे तक ले जा सकते हैं? नहीं। वो दूध 1 या 2 दिन में यदि अच्छे से प्रिजर्व किया गया है तो 2 दिन 3 दिन, उसके बाद वो खराब होने लगता है। अब उसी तरीके से देखो तो अगर हम फल लेकर जा रहे हैं तो क्या फल हमारा 1 दिन से ज्यादा चल सकता है? नहीं। लेकिन यदि हम उसी फल को प्रिजर्व कर दें, उसकी प्रिजर्व कर अलग अलग तकनीकों के माध्यम से उसके रस बना लें, जैम बना लें, मुरब्बा बना लें और फिर हम उसको लेकर जाएं, तो क्या वो हमारे लिए काम करेगा? उसी तरीके से हम अचार का, जब हम चटनी को नहीं ले जा सकते तो हमने वहां पे क्या किया, अचार का बनाना सीखा। अचार के लिए भी हमने उसमें मसाले डाले, नमक डाला, जिससे वो लंबे समय तक प्रिजर्व रह सके, उसमें जैविक क्रियाएं बिल्कुल ना हो और वह खराब ना हो। तो यही सारी चीजें थी कि खाद्य प्रसंस्करण जो था हमारा, वो इतिहास से चलता आ रहा था। तो जब भी सेना में हम के लोग युद्ध पर जाते थे तो इसी तरीके से खाद्य पदार्थों को जो उनके पास कच्चा है उनको प्रिजर्व करते थे और अपने साथ लेकर जाते थे और महीनों भर जो युद्ध चलता था उसमें उसका उपयोग करते थे। तो अगर खाद्य प्रसंस्करण की हम बात करते हैं तो आज वो व्यापक रूप में हो चुका है, लेकिन पहले भी वो उपयोग होता है। तो खाद्य प्रसंस्करण इतिहास में देखोगे तो प्रागैतिहासिक काल से कंटिन्यू चलता आ रहा है। आज भी हम उस पर नई नई तकनीकों का इजाद करते जा रहे हैं और उसमें हम और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं।
उसी समय की बात है कि अगर हम बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम जुड़ता है इतिहास के सिनेरियो से। 1809 में एपर्ट निकोलस जो थे 1809 में जो एपर्ट निकोलस थे, ये एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत ही ज्यादा शुरुआत की, और उन्हीं की शुरुआत का असर है कि आज हम खाद्य प्रसंस्करण में इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो ये जो व्यक्ति थे इन्होंने क्या किया, जो फ्रांसीसी, ये क्या थे, फ्रांसीसी थे। अब फ्रांसीसी थे तो फ्रांसीसी सैनिक जब युद्ध लड़ने जाते थे, तो फ्रांसीसी सैनिक जब युद्ध लड़ने जाएंगे तो उनकी आहार की आपूर्ति के लिए, फ्रांसीसी सैनिक जब युद्ध लड़ने जाते थे तो उनकी आहार की आपूर्ति के लिए इन्होंने क्या किया, वैक्यूम बॉटलिंग तकनीक का इजाद किया। वैक्यूम बॉटलिंग तकनीक का इजाद किया और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कैनिंग भी कहा जाता है। फादर ऑफ कैनिंग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके प्री के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है कि वैक्यूम बॉटलिंग तकनीक को किसने खोजा था और फादर ऑफ कैनिंग कौन कहे जाते हैं। तो कौन कहे जाते हैं, 1809 में एपर्ट निकोलस नाम के एक व्यक्ति थे, महानुभाव थे। उन्होंने फ्रांसीसी सैनिकों की आहार की आपूर्ति के लिए वैक्यूम बॉटलिंग तकनीक को खोजा था। अब वैक्यूम बॉटलिंग तकनीक क्या होती है, इस पर सवाल उठता है। तो वैक्यूम मतलब क्या हो गया कि एक बॉटलिंग मतलब हो गई क्या, एक बॉटल इस प्रकार की। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है फिर भी मैं बना रहा हूं। ये इस तरह की बॉटल होती थी। इस बॉटल में क्या होता था कि इसमें दबाव के माध्यम से खाना रख दिया जाता था और इसको सील कर दिया जाता था, जिससे कि बाहर के जो जीवाणु हैं वो इसके अंदर अटैक ना कर पाए। और जब इसको वैक्यूम में किसी खाने को रख दोगे तो वो लंबे समय तक रहता है। जैसे आप अपने घर में देखो, बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से समझो तो आप अगर अपने घर में देखो तो घर में क्या होता है, जब भी आप किसी चीज का डब्बा खुला छोड़ देते हो तो मम्मी आपको डांटती हैं कि उसको टाइट से एयर टाइट रखो। तो आप क्या कहते हो, एयर टाइट बॉक्स की बात करते हो। तो वो जो एयर टाइट बॉक्स है कि किसी भी चीज को यदि आप एयर टाइट बॉक्स में बंद कर रख दोगे तो वो फिर क्या होगा, लंबे समय तक का प्रिजर्व हो जाएगा। क्या होगा, बाहरी जो जीवाणु है जो खाने के साथ अटैक करके उस खाने को खराब करेंगे वो उसके अंदर नहीं जा पाएंगे, क्रियाएं नहीं होंगी। क्रियाएं अगर नहीं होती तो खाना लंबे समय तक प्रिजर्व रहेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपके चिप्स आते हैं, पापड़ आते हैं, उनमें गैस भरी होती है। तो वही सारी चीजें, और घर पे भी आपने देखा होगा, डांट भी खाई होगी कई बार, मैंने तो खाई है, आपने खाई है कि नहीं पता नहीं, बहुत ज्यादा, कि अगर आप डब्बे को ढीला छोड़ देते हो तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चराइजर्स या फिर बाहर के जो कीटाणु है वो अटैक करते हैं, वो खराब हो जाता है। तो मम्मी क्या कहती हैं, डब्बे को कड़े से बंद कर रखना। तो वो डब्बे को कड़े से बंद कर रखना मतलब कि उसमें ऐसा वैक्यूम टाइट कर देना कि जिससे कि बाहर की चीजें उस पर नहीं आए। और इसी सिद्धांत को, इसी तकनीकी को किसने खोजा था, इस तकनीकी को हमारे घरेलू चीजों में तो होता था ये प्रयोग, लेकिन बाहर जाकर इसको खोज करने वाले और लोगों को बताने वाले और औद्योगिक रूप से इसका प्रयोग करने का बताने वाले कौन थे, एपर्ट निकोलस थे। 1809 में इन्होंने वैक्यूम बॉटलिंग तकनीक खोजी। किसके लिए खोजा था, फ्रांसीसी सैनिक आहार की आपूर्ति के लिए, और उसी वजह से इन्हें फादर ऑफ कैनिंग कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट था, महत्वपूर्ण बातें थी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं कि और क्या हुआ था। तो उसके बाद एक और बहुत महान व्यक्ति थे, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने क्या किया था, पाश्चुरीकरण की खोज की थी। पाश्चुरीकरण की खोज की थी। आप सब जानते हो कि पाश्चुरीकरण क्या होता है। तो लुई पाश्चर जो थे, इन्होंने पाश्चुरीकरण की खोज की थी, और यही क्या थे, जैविक परीक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जैविक परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो लुई पाश्चर जी ने क्या किया था, 1862 में पाश्चुरीकरण की खोज की थी। इसके माध्यम से हमने क्या किया, बहुत सारी चीजें बनाई। जैसे
दूध से हमने दही बनाना सीखा। उसके अलावा जैम, फल से हमने जैम बनाना सीखा। फल से ही हमने क्या बनाना सीखा? वाइन बनाना सीखा। तो ये जो सारी क्रियाएं थी, यही था कि फल को आप कहीं दूर ले जाओगे, उसके जो पोषक तत्व हैं वो हमारे लिए क्या होंगे? हार्मफुल होंगे। तो हमने क्या किया? हमने उसका क्या बनाया? हमने जैम, उसको किस में बदल दिया? जैम में बदल दिया। अब जैम में हमने ऐसे तत्वों को मिलाया जिससे बाहरी क्रियाएं उसमें ना हो, और बाहरी क्रियाएं अगर नहीं होंगी, जैविक क्रियाएं नहीं होंगी, तो वो लंबे समय तक चलेगा। उसके अलावा हमने एक ऐसी तकनीक, मतलब खाद्य प्रसंस्करण में हम क्या करते हैं? एक ऐसी तकनीक रखते हैं जिससे फल के जो ओरिजिनल पोषक तत्व हैं, जो विटामिन हैं, वो खराब नहीं होने चाहिए। मतलब कि अगर हम ऐसी तकनीक अपना लें कि वो जो पोषक तत्व हमें मिलने चाहिए, हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, वो खराब हो जाए, तो क्या होगा? उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी? क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम्स ये आएंगी कि जो चीजें चल रही हैं वो सारी चीजें क्या होंगी? खराब होंगी। तो पोषक तत्व भी हमें मिलना चाहिए और वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहना चाहिए। हम ऐसी तकनीक, ऐसी प्रौद्योगिकी को ढूंढते हैं, और उसी में वाइन बनाई। तो वाइन में भी क्या होता है कि जो फल के ओरिजिनल पोषक तत्व हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होते, और उसको हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें पाश्चुरीकरण में आई, और पाश्चुरीकरण की खोज कब की थी? 1862 में लुई पाश्चर ने। तो ये था हमारा खाद्य प्रसंस्करण का इतिहास, और इसी इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि खाद्य प्रसंस्करण क्या है? प्रागैतिहासिक काल से ही जुड़ा चला आ रहा है। वो आज का नहीं है, पुराने समय से चला आ रहा है। उसमें इस खाद्य प्रसंस्करण में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। एक थे एपर्ट निकोलस जी, जिन्होंने 1809 में क्या किया था? वैक्यूम बॉटलिंग तकनीक का इजाद किया था। और एक थे लुई पाश्चर जी, जिन्होंने 1862 में क्या किया था? आपका पाश्चुरीकरण की खोज की थी। ये दो चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण की परिभाषा के बारे में। अब खाद्य प्रसंस्करण का परिभाषा जानने से पहले हम उस खाद्य प्रसंस्करण के अर्थ को जानते हैं कि आखिर खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ क्या होता है। तो खाद्य प्रसंस्करण का यदि अर्थ की बात करो तो इसको दो भागों में तोड़ दो। एक हो गया खाद्य और एक हो गया प्रसंस्करण। जिसे इंग्लिश में कहो तो ये हो गया फूड और ये हो गया क्या? प्रोसेसिंग। ये हो गया, एक हो गया फूड, एक हो गया प्रोसेसिंग। तो फूड और प्रोसेसिंग। तो खाद्य मतलब क्या हम बोल सकते हैं? खाने योग्य। खाद्य मतलब क्या बोल सकते हैं? खाने योग्य। ऐसी चीजें जिन्हें हम खाने योग्य रखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? खाद्य बोलते हैं। प्रसंस्करण मतलब क्या हो गया? प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग को एक दूसरे तरीके से सोचो कि जब भी मैं आपको टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो जब मैं टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो मैं क्या बोलता हूं कि डेटा को एक अच्छे वे में प्रोसेस करना, मतलब एक प्रॉपर वे में प्रोसेस करने से वो क्या बनता है? इंफॉर्मेशन बनती है। तो प्रोसेसिंग मतलब क्या हुआ कि ऐसी मेथड, ऐसी विधियां जिसके माध्यम से हमने क्या किया? कच्चे पदार्थ को प्रोसेस कर कर एक यूजफुल पदार्थ या उपयोगी पदार्थ में बदला। वो बदलने की तकनीक या चीजें, मेथड क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग कहलाती है। समझ में आया? एक बार और समझाता हूं। हमारे पास कच्चा पदार्थ है, हमने क्या किया? एक प्रोसेसिंग अपनाई, एक मेथड अपनाई, और इस कच्चे पदार्थ को एक प्रोसेसिंग के माध्यम से एक उपयोगफुल यानी उपयोगी पदार्थ में बदल दिया, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं लंबे समय तक। वही कहलाता है प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण। जैसे टेक्नोलॉजी में बात करो, हम रोज बात करते हैं कि हमारे पास एक फैक्ट है, एक डेटा है, उस डेटा को आपने प्रोसेस किया और उसको एक उपयोगी चीज में बदल दिया, इंफॉर्मेशन में बदल दिया, वही क्या कहलाया? प्रोसेसिंग। जैसे जब आप जब मेंस का आंसर राइटिंग करते हो तो आपके पास फैक्ट होते हैं,
डेटा होता है, आप उसको प्रॉपर वे में एक मेथड, एक तकनीक, एक सिनेरियो, एक तकनीक अपनाकर उसको किस में बदलते हो, एक आंसर में बदलते हो, जिससे सामने वाला उसको अच्छे से उस फैक्ट को समझ सके। वही जो ये प्रोसेस कहलाई, एक फैक्ट को इंफॉर्मेशन में बदलने की, वो प्रोसेसिंग कहलाई। वही चीज है कि यहां पर हमारे पास जो खाने योग्य कच्चा पदार्थ था, उसको हमने कच्चा पदार्थ जो था, जो हमें कहां से मिल रहा था, कृषि के क्षेत्र से मिल रहा था, उस कच्चे पदार्थ को हमने एक मेथड, एक तकनीक के उपयोग से किसमें बदला, खाने योग्य पदार्थ में बदल दिया। और ये जो प्रोसेसिंग कहलाई, ये पूरी विधा या पूरी तकनीक कहलाई, ये क्या कहलाती है, फूड प्रोसेसिंग कहलाती है। आया समझ में कि कच्चे पदार्थ, कृषि से मिलने वाले कच्चे पदार्थ को हम किसी मेथड या किसी विधि द्वारा क्या करें, एक खाने योग्य पदार्थ में बदल दें, उसे ही हम क्या कहते हैं, खाद्य प्रोसेसिंग कहते हैं। यह एक औद्योगिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। यह एक औद्योगिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अगला सब, अगली पॉइंट क्या हो सकता है, तो खाद्य प्रसंस्करण को किस प्रोसेस के अंतर्गत रखा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको क्या देना है कि खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक प्रक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आया। आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने पे क्या करते हैं हम इसमें, जैसे मैं उदाहरण दूं कि हमारे पास क्या था, गेहूं था। आपको कृषि से क्या प्राप्त हुआ है, गेहूं प्राप्त हुआ है। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा और उससे समझाऊं, तो उदाहरण देखो। अब आपको मैं एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझाता हूं कि आपके पास क्या था, गेहूं है। गेहूं आपको कहां से मिला, गेहूं आपको मिला किससे, कृषि से। अब जब गेहूं आपको कृषि से मिला है, तो आप क्या गेहूं को इकट्ठे एक बार में खा सकते हो, नहीं। आपको गेहूं को ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिससे आप उसका उपयोग कर सको। तो गेहूं के लिए जो कृषि से मिला, ये क्या है, कच्चा पदार्थ है। अब आपने क्या किया, अब आप इस पे प्रक्रियाएं अपनाओगे, औद्योगिक प्रक्रियाएं अपनाओगे, या तो आप इसकी क्या अपनाओगे, भौतिक प्रक्रिया, इस पे भौतिक प्रोसेस करोगे। भौतिक प्रक्रिया में क्या करोगे कि जब गेहूं की कटाई होती है, तो उसमें क्या होता है, भूसा भी होता है, उसमें क्या होता है, मिट्टी भी, कंकड़ भी, पत्थर भी होते हैं। तो आपने भौतिक प्रक्रिया अपनाई और क्या किया, गेहूं को साफ किया। चीजों को समझते चलना, गेहूं को साफ किया, ये हो गई आपकी भौतिक प्रक्रिया कि आपने गेहूं को साफ किया। इसे हम क्या कह सकते हैं, ग्रेडिंग कह सकते हैं। अब ग्रेडिंग हो चुकी है, गेहूं साफ हो चुका है, फिर आपने इसमें क्या अपनाया, इसमें फिर एक प्रक्रिया लगाई, भौतिक प्रक्रिया ही लगा दी आपने। और इस भौतिक प्रक्रिया से आपने इसमें क्या किया कि इसको आपने किस में बदला, आटा में बदल लिया, आटा में बदला। अब इससे आप क्या करोगे, इसी गेहूं को फिर आप किस पे बदलोगे, या तो रोटी बनाओगे, या तो इसको मारकर यानी जैविक क्रिया कर कर इसकी क्या बनाओगे, जो आप ब्रेड यूज करते हो, जैविक क्रिया के द्वारा क्या बनाओगे, ब्रेड बनाओगे। तो अब खाने योग्य क्या है, रोटी है, और यहां पर क्या है, ब्रेड है। अब खाने योग्य क्या हो गया, रोटी और ब्रेड। लेकिन क्या आप गेहूं को खा सकते थे, नहीं। तो कच्चा माल ये था, उसको आपने खाने योग्य बनाया, रेडी टू ईट बनाया। और यही जो सारी प्रोसेस कहलाई, ये प्रोसेस आपकी क्या है, खाद्य प्रसंस्करण कहलाती है। तो खाद्य प्रसंस्करण को यदि हम एक लाइन में लिखें, तो खाद्य पदार्थों को क्या बोल सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को उपयोगी बनाने की विधा, उपयोगी बनाने की विधा इक्वल टू खाद्य प्रसंस्करण। और यहां पर जो खाद्य पदार्थ हैं, वो खाद्य पदार्थ किस तरीके के होंगे, कच्चे पदार्थ होंगे, जिन्हें हम डायरेक्टली नहीं खा सकते। कच्चे पदार्थ होंगे जिन्हें हम डायरेक्टली नहीं खा सकते, जैसे गेहूं का आटे में निर्माण, फल का जैम में निर्माण,
ये सारी चीजें। तो अब आपको खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, खाद्य प्रसंस्करण की परिभाषा के बारे में, क्योंकि आप अर्थ तो लिख कर आओगे नहीं, आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में। तो 3 नंबर या 2 नंबर में जो आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी, अब उस परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा की बात करें तो क्या होगी परिभाषा, अब उसके बारे में देखते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, तो देखो खाद्य प्रसंस्करण की जो परिभाषा है, तो मैंने अभी अभी क्या कहा कि खाद्य प्रसंस्करण एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसमें कृषि से मिलने वाले कच्चे पदार्थ को विभिन्न प्रक्रिया जैसे रासायनिक, भौतिक, जैविक माध्यम से उद्देश्यों के रूप में जैविक उद्देश्यों के रूप में क्या करें, बदल दें। किन किन उद्देश्यों के लिए, उद्देश्य कौन कौन से होंगे, मूल्यवर्धन, जीवन बढ़ जाना, रेडी टू ईट, इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति कर दी जाए, यही कहलाते हैं क्या, खाद्य प्रसंस्करण की प्रक्रिया। अब आगे ये जो ब्लॉक डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं वो कौन से हैं, वो कौन सी चीजें हैं। खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ आपको समझ में आ गया। खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ समझ में आने के बाद अब ये एक औद्योगिक प्रक्रिया है, औद्योगिक प्रक्रिया है। आपको अब यहां पर एक चीज समझ में आना चाहिए कि खाद्य प्रसंस्करण कृषि और औद्योगिक के बीच की एक लिंक है। खाद्य प्रसंस्करण कृषि और औद्योगिक के बीच में एक लिंक है, इस लिंक को हम आगे जानेंगे और पढ़ेंगे। अब यहां पे बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण एक औद्योगिक प्रक्रिया है जो कृषि से मिलने वाले। अब आपका क्या होता है, आप लोगों से एक जब मैंने पूछता हूं कि कृषि होती क्या है, तो आपका सवाल ये हो जाता है कि जब हम खेत में जाते हैं, फसलों का उत्पादन करना कृषि कहलाता है, मतलब बुवाई जुताई करना, उसके बाद फसलों को ले लेना कृषि कहलाता है। नहीं, कृषि के अंतर्गत ये एक व्यापक सिनेरियो है। अगर आप एक ग्रामीण परिवेश में हो तो ग्रामीण परिवेश में वह व्यक्ति जो सभी तरीके के काम करता है वो सारे कृषि के अंतर्गत आते हैं। ये एक व्यापक क्षेत्र है, ये एक छोटा सा क्षेत्र नहीं है कि हम जमीन वहां गए, खेती की, हमने जुताई की, जुताई के बाद बुवाई की, बुवाई के बाद फसल बनी, फसल को काटा, काटने के बाद उससे जो अनाज मिला उसको बाजार में बेचा, ये कृषि नहीं है। कृषि का क्षेत्र व्यापक होता है। कौन कौन से क्षेत्र में, पहला तो हो गया आपका फसल वाला, कि जो भी किसान फसल बोते हैं वो सारी चीजें। फिर किसी के अंतर्गत ही आपका आ जाता है बागवानी वाला, जिसके द्वारा आपको क्या मिलती है, सब्जी मिलती है। कृषि के क्षेत्र में ही आ जाते हैं फल वाले, कि जिसमें आप ऐसे फलों का उत्पादन करते हो जैसे आम, सेब, केला, ऐसे अंगूर। फिर कृषि में ही आपका आ जाता है मत्स्य पालन, मतलब मछली को पालना, उसका औद्योगिक रूप से उपयोग करना, उसे बेचना, ये भी किसके अंतर्गत आता है, कृषि पालन। उसके बाद डेयरी पालन, जो डेयरी होती है आपकी, कि गाय, भैंस, बकरी, इनका लालन पालन करना, और उसके बाद उनसे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनकी प्रोडक्ट को आप औद्योगिक रूप से उपयोग करो, उनसे पैसे कमाओ, वो भी कृषि के अंतर्गत आएगा। डेयरी के बाद जो आपका मुर्गी पालन होता है वो भी किसके अंतर्गत आता है, कृषि के अंतर्गत। उसके अलावा जो आपका मधुमक्खी पालन होता है, जिसके माध्यम से आप क्या करते हो, हॉर्टिकल्चर जिसे बोलते हो, हॉर्टिकल्चर नहीं, मधुमक्खी पालन को जिसपे आप क्या करते हो, शहद का निर्माण करते हो, हॉर्टिकल्चर नहीं होगा, शहद का निर्माण करते हो। तो ऐसे ही कई सारे क्षेत्र होते हैं जिन क्षेत्रों में ये सभी क्षेत्रों को मिलाकर क्या बनता है, कृषि बनता है। और जब हम खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं तो खाद्य प्रसंस्करण में हम इन्हीं सारे क्षेत्रों की बात करते हैं। अब जब खाद्य प्रसंस्करण की बात हो गई, तो खाद्य प्रसंस्करण में जब कृषि की बात हो गई, तो इन्हीं कृषि उत्पादों का जो औद्योगिक प्रक्रिया होगी, मतलब आप अगर बात करो औद्योगिक प्रक्रिया की, तो क्या आप ये बोल सकते हो, जैसे आज की डेट पे मैं बात करूं तो आप क्या करते हो, मान लो आपने क्या किया, मत्स्य का पालन किया या फिर आपने डेयरी का पालन किया, क्या आप दूध को क्या करते हो, ले जाके बेचते हो, उत्पादन होता है, फिर आप बेचते हो उसका। आप अगर दूध बेचते हो, देखो यदि आप अगर, मैं अब आपको मूल्यवर्धन भी समझाता हूं यहाँ पे, जैसे दूध है, मिल्क है। अब अगर आपने दूध को बेचा तो दूध आपका क्या गया, 30 रुपीज
पर लीटर, एक अप्रॉक्स लगा रहा हूं, वैसे शुद्ध दूध 40 का मिलता है, पानी वाले की बात हो रही है। अब मिल्क से आपने पाश्चुरीकरण किया, इसका क्या बनाया, कर्ड, कर्ड मतलब यहां पर दही बनाया, तो अब दही आपका कितने रुपए पे बिक रहा है, 60 रुपए या 70 रुपए प्रति किलो, रेट बढ़ा। उसके बाद दही से आपका क्या बना, दही से इसी दूध से आपने क्या बनाया, इसी दूध से आपने बनाया क्या, पनीर। अब जब आपने इसी दूध से पनीर बनाया तो पनीर की कीमत हो गई 250 रुपए पर किलो। और इसी मिल्क से आपने क्या बनाया, खोवा बनाया, और उस खोवे की कीमत हो गई 360 रुपए पर किलो। तो अब आप कच्चा पदार्थ क्या है, दूध है, इसी से आप दही बना रहे हो, इसी से आप खोवा बना रहे हो, इसी से आप पनीर बना रहे हो, इसकी औद्योगिक रूप से उपयोग कर रहे हो और बिजनेस कर रहे हो। तो कृषि और औद्योगिक दोनों का क्या होता है, आपस में लिंकेज होता है। तो मूल्यवर्धन इसी तरीके से होता है कि जो चीज आपको 30 रुपए में मिल रही थी, अब आपको वही 60 रुपए, फिर वही 250 रुपए, फिर वही 360 रुपए, इसमें चली गई, मतलब कि मूल्य का वर्धन हुआ। तो खाद्य प्रसंस्करण और ये जो प्रोसेस आपने नहीं, मिल्क से पनीर का, मिल्क से खोवा का, मिल्क से दही का, तो इसके लिए आपने क्या किया, एक प्रोसेस अपनाया, एक तकनीक अपनाई, जिसके माध्यम से आपने कच्चे पदार्थ को इन पदार्थों में बदला, और इन्हीं पदार्थों को बदलने के लिए जो नीतियां, जो मेथड अपनाई गई, वही क्या कहलाई, खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आती हैं। तो वही बात है कि खाद्य प्रसंस्करण में हम क्या समझते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण एक प्रकार की औद्योगिक नीति है, जिसमें कृषि से प्राप्त उत्पादों को विभिन्न प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। समझ में आया? ये हो गई एक छोटी डेफिनेशन। अब अगर इसी डेफिनेशन को मुझे 4 नंबर या 5 नंबर या 6 नंबर में लिखना है और थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन करना है, तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, एक तो ये ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो। आपने ब्लॉक डायग्राम बनाया, ब्लॉक डायग्राम के नीचे अब इसको एक्सप्लेन करोगे किस प्रकार से, इसको एक्सप्लेन करोगे कि खाद्य प्रसंस्करण एक औद्योगिक प्रक्रिया है, जिसमें कृषि से प्राप्त कच्चे उत्पाद को रासायनिक, भौतिक, जैविक क्रिया के माध्यम से विभिन्न उद्देश्यों जैसे मूल्यवर्धन, जीवन वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, तुरंत खाने योग्य और कार्यात्मक रूप से अधिक उपयोगी बनाया जा सके। ये है खाद्य प्रसंस्करण की एक डिटेल, जिसको आप 5 नंबर या 6 नंबर में लिख सकते हो, ब्लॉक डायग्राम बनाकर उसके नीचे एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, इससे आपको नंबर्स मिलेंगे। तो आपको क्या समझ में आया कि यदि आपको वो यही खाद्य प्रसंस्करण क्या है, एक लाइन में या फिर 2 लाइन में आपसे पूछ ले, 2 से 3 लाइन में पूछ ले, तो आपको क्या लिखना है, इसी डेफिनेशन को छोटा कर देना है। कैसे? खाद्य प्रसंस्करण एक औद्योगिक प्रक्रिया है, जिसमें कृषि से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति और कार्यात्मक रूप से अधिक उपयोगी बनाया जा सके, ये किया जाता है। लेकिन अगर आपसे एक लाइन में पूछ ले, तो एक लाइन में आप क्या बता सकते हो, एक लाइन में भी इसको लिख सकते हो किस प्रकार से, देखो इस प्रकार से कि ये वाली लाइन कि खाद्य प्रसंस्करण का जो अर्थ था कि खाद्य प्रसंस्करण में खाद्य पदार्थों को उपयोगी बनाने के लिए, खाद्य पदार्थों को, ये जो डेफिनेशन लिखी थी एक लाइन पे लिख सकते हो, कच्चे पदार्थ या कृषि से प्राप्त पदार्थों को उपयोगी बनाने की विधा खाद्य प्रसंस्करण है। एक लाइन में क्या लिख सकते हो, कच्चे पदार्थों या कृषि से प्राप्त पदार्थों को उपयोगी बनाने की जो विधा, जो मेथड है, उसे हम खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। ये एक लाइन में हो गया। 2 लाइन में, 2 या 3 लाइन में लिखना है, तो 2 या 3 लाइन में आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो कि आप बाकी चीजें हटा दो, सिर्फ यहां से रासायनिक, भौतिक, जैविक हटा दो, जीवन बढ़ जाए, रेडी टू ईट, मूल्यवर्धन हटा दो, बस इसका इतना सा भाग लिख दो कि खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक प्रक्रिया है, जिसमें कृषि से जुड़े, कृषि से प्राप्त विभिन्न उत्पादों को विभिन्न प्रक्रिया के माध्यम से कार्यात्मक रूप से उपयोगी बनाया जा सके।
ये हो गई 2 लाइन। अब 5 नंबर या 6 नंबर में लिखना है तो आप इसका पूरा का पूरा इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम बनाओ और इसी ब्लॉक डायग्राम को आप क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो इस तरीके से कि एक खाद्य प्रसंस्करण एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसमें कृषि से प्राप्त कच्चे उत्पाद को रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रिया के माध्यम से विभिन्न उद्देश्यों जैसे मूल्यवर्धन, जीवन वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, तुरंत खाने योग्य और कार्यात्मक रूप से अधिक उपयोगी बनाया जा सके। अब यहां पर तीन चीजें आई, एक आया रासायनिक, एक आया भौतिक और एक आया आपका क्या, जैविक। अब इन तीनों पे ये तीनों प्रक्रिया क्या होती हैं, इस पर भी सवाल उठता है, आपके मन में आया होगा। तो रासायनिक क्रिया का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं, फिर रासायनिक क्रिया के बाद भौतिक क्रिया का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं, और फिर उसके बाद क्या होती है जैविक क्रिया। तो जैसे आप सबसे पहले भौतिक की बात करो कि गेहूं, अब गेहूं को आपने क्या किया, ग्रेडिंग की, उसको सफाई की, सफाई के बाद उसको सुखाया, सुखाना और फिर उसे किस पे बदल देना, आटे में बदल देना, क्या कहलाया, भौतिक कहलाया। मतलब आप उसके रासायनिक गुण को नहीं बदल रहे, कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं कर रहे, आप बस उसकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन कर रहे हो। भौतिक, गेहूं था, आपके दाने थे, उसको आपने पीसा तो पाउडर बन गया, तो उसकी भौतिक अवस्था बदली, उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट थे, जो उसके अंदर संघटक थे, वो बिल्कुल नहीं बदले, तो वो चीज क्या कहलाई, भौतिक। रासायनिक में क्या हुआ कि आपने क्या किया, जैसे दूध को आपने दही में बदल दिया। अब दूध का दही में बदलने के लिए आपने कौन सी मेथड अपनाई, पाश्चुरीकरण, और ये जो मेथड अपनाई तो ये क्या कहला गई, रासायनिक क्रिया कहला गई। या फिर सॉरी, रासायनिक नहीं, इसको जैविक में रखो। रासायनिक में आप क्या बोल सकते हो कि जैसे आपने नमक मिलाया किसमें, खाने के जो आप अचार डालते हो उसमें आप नमक मिलाते हो, सब्जी में भी आप नमक मिलाते हो कि ज्यादा देर तक, ज्यादा 2 घंटे या 3 घंटे तक वो सब्जी सही तरीके से चल सके, खराब ना हो, तो उसके लिए अपन क्या मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं। तो ये रासायनिक हो गया। जैविक में हम क्या बोल सकते हैं, दूध का दही बनना, ये क्या कहलाया, जो आपकी पाश्चुरीकरण है ये कहलाया आपका क्या, जैविक क्रिया। या फिर फल का क्या बनना, वाइन बनना। अब यहां पर इसी डेफिनेशन में एक बात और लिखी थी कि हम क्या करते हैं, मूल्य का वर्धन करते हैं। तो मूल्य वर्धन अभी समझाया कि आपके पास जो दूध था वो 30 रुपए लीटर था, आपने उसको बदला तो एक जगह वो 60 रुपए, वही दूध 60 रुपए का बिका, फिर उसको दूसरे रूप में बदला तो 250 रुपए में बना, फिर उसको तीसरे रूप में बदला तो 360 रुपए होगा, मतलब मूल्य में वर्धन हुआ। उसके बाद उपयोगी बना, उपयोगी बनने में यहां पर इसका एक उपयोग पनीर हो गया, एक उपयोग खोवा हो गया, एक उपयोग दही हो गया। दूध को तो आप सिर्फ पी सकते थे, लेकिन यहां पर हम इसका और भी जगह उपयोग करते हैं, जैसे दही है चटनी बनाते हो, खोवा है, खोवे को आप क्या करते हो, मिठाई भी बनती है अलग अलग प्रकार की। तो यही सारी चीजें थी, तो आपने इसको क्या बनाया, उपयोगी भी बनाया। दूसरी बात, इसके जीवन में वृद्धि कर दी, जीवन में वृद्धि कर दी। दूध क्या चलेगा, 1 से 2 दिन चलेगा, लेकिन दही 3 से 4 दिन चल जाता है। पनीर आगे बढ़ा, इनसे बनी हुई जो चीजें हैं वो हफ्ते भर चल जाती हैं। तो जीवन काल में भी वृद्धि हुई, जीवन काल में वृद्धि होने के बाद गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूध डायरेक्ट पीना पसंद नहीं होता, लेकिन वो दही अच्छा खाते हैं, दही खाते हैं और पनीर में और खोवा में जाते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। हालांकि इन सारी चीजों के नाम लेने पे आपके मुंह पे पानी जरूर आया होगा। यदि एमपीपीएससी निकलेगा, इंटरव्यू निकलेगा, तो मिठाई मैं खिलाऊंगा, जो मिठाई कहोगे फेवरेट होगी वो मैं खुद खिलाऊंगा। तो अभी पानी मत लाओ, पहले पेपर निकाल लो, बहुत देर से समझा रहा हूं, मूड खराब हो चुका होगा। तुरंत खाने योग्य, हम इससे सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, तुरंत खा सकते हैं। तो यही था, आज हमने खाद्य प्रसंस्करण के इतिहास और खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ और खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है इसके बारे में पढ़ लिया। अगर हम अपने रोड मैप की बात करें तो इस रोड मैप में हमने क्या क्या चीजें सीखी, इस रोड मैप में आज हमने 2-3 चीजें जान ली। इसके आगे की क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने उसकी परिभाषा और खाद्य प्रसंस्करण को जाना। कल की क्लास में जब हम मिलेंगे तो प्रकार, महत्व और स्थानों का निर्धारण और भी जितने पॉइंट्स क्लियर हो सकते हैं एक लेक्चर में, उनको क्लियर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आएगा।
होगा। और जाते जाते जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको क्वेश्चन देकर जाऊंगा, तो क्वेश्चन देकर जा रहा हूं, खाद्य प्रसंस्करण को समझाइए। खाद्य प्रसंस्करण क्या है, ये आपको लिखना है 2 और 3 मार्क्स में, जो 2020 वाले हैं, या आपके उसमें ये आपको ये आप लिखो 3 मार्क्स में। और खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ समझाइए। खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ समझाइए, ये देके जा रहा हूं 5 और 6 मार्क्स में। अब इसके आप आंसर्स लिखना, जो आपका टॉप 100 2019 का टॉप 100 2019 और 2020 का जो डिस्कशन ग्रुप है, उस डिस्कशन ग्रुप में आप भेज देना। और जिन्हें जो इस ग्रुप पे नहीं है वो क्या करेंगे, अंजनी रक्षा एकेडमी का जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें इसके आंसर को भेज देंगे। हम रिव्यू कर बताएंगे कि वो सही लिखा है कि नहीं। और अब जब आपका मेंस का पेपर आ चुका है तो आपको इस पर ध्यान देना है, पढ़ना है और जानना है। तो चलते हैं, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट आगे के कुछ बिंदुओं के साथ, जो कि खाद्य प्रसंस्करण से रहेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके नोट्स के लिए आप रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिलेंगे। अगर मेरी मेहनत और मेरी ये जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आता है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करना भी बिल्कुल न भूलिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।